Hello student, today we are going to discuss about production function के important question. Production function एक inputs और output के technical relation को बताता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स है. ठीक है, यानी देख लीजिए लेदर है, लेदर अगर अकेला एज इट इज है तो आपके वो ज़्यादा यूजफुल में नहीं है. अगर ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाए लेदर की इन द फॉर्म ऑफ बैग, शूज, पर्स, तो वो आपके ज़्यादा यूजफुल है. ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है गुड्स की, यानी कि इनपुट और आउटपुट का टेक्निकल रिलेशन है. क्लियर. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन की. जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है दो टाइप्स का है. शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है जिसको आप यानी कि रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हो, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ठीक है, और ऐसे ही जो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है उसको आप रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, यानी कि शॉर्ट पीरियड जब भी आपने प्रोडक्शन करनी है तो आपने एक लैंड फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास, तो दूसरा उसको वेरिएबल फैक्टर है. तो जब भी आपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो. फिक्स फैक्टर आपके पास फिक्स्ड है. क्लियर. यानी कि उसको जब फिक्स फैक्टर को आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्शन करते हो, दोनों फैक्टर्स को मिला के, दैट इज आपके पास आता है रिटर्न्स टू फैक्टर. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. जो डिटेल है आपके पास लेक्चर सारी अवेलेबल है माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में. ठीक है, आपको मैं ब्रीफ में बताऊंगी आज. तो क्लियर, आपके पास हमने जो आज को डिस्कस करना है रिटर्न्स टू फैक्टर के बारे में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. ऐसे ही आपको इक्वेशंस दी होंगी. मान लीजिए कहता है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ फर्म विद 2 यूनिट ऑफ लेबर्स है, यानी कि 2 यूनिट ऑफ लेबर्स दे दिए हैं, तो 10 यूनिट्स ऑफ उसने कैपिटल दे दिया. तो एक बता दिया प्रोडक्शन इक्वेशन दे दिया है, बताया कि मैक्सिमम आउटपुट कितनी होगी. यानी कि आपको नंबर दे दिया, यूनिट्स लेबर दे दिए, यहाँ पे कैपिटल दे दी, तो आपने वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे जब 2 वैल्यू पुट करोगे तो 10 वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 20 और 10 प्लस 30. ठीक है, ऐसे आपके पास ये इक्वेशन है. बट आप नोट कर रहे हो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, वो प्लस का साइन क्यों है? क्योंकि रिटर्न्स टू फैक्टर में आपकी इक्वेशन में प्लस का साइन आता है, और रिटर्न्स टू स्केल है जहाँ पे जब सारे फैक्टर मतलब जो वेरिएबल्स फैक्टर है सारे ऑल द फैक्टर एज वेरिएबल होते हैं लॉन्ग पीरियड. ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड में क्या है, वो सारे सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है. ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं, आपने बस वैल्यू पुट करनी है. अगर आपको पास यहाँ पे 2 की वैल्यू दे रहे कि 2 पुट कर दो, यहाँ 10 है वैल्यू 10 पुट कर दो. 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर. ठीक है, आपके पास 100 आ गया. 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 400, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 800 आ गया. ठीक है ना. अब 2 का स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, 400, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आपके पास फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी. क्लियर. ऐसे ही आपको वैल्यू अगर हाफ दी है तो मीन्स उसका अंडर रूट निकालना है आपने. तो वहां पे आपको सिंपल सी वैल्यूज दे रखी, मान लो कि 100 दे दिया है तो आप उसका अंडर रूट इजिली निकाल सकते हो 10. ठीक है ना, ऐसे आपको इजी सी वैल्यू दे रखी होगी, इक्वेशन आपके पास दी होगी, आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है. क्लियर. फिर आपके पास आ रहा है मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी. मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए. पहले करें टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालनी है. टोटल प्रोडक्शन आप सारी प्रोडक्शन को ऐड कर देते हो, दैट इज टोटल प्रोडक्शन. ठीक है ना. तो फॉर्मूले क्या आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे, जो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलती है. टोटल प्रोडक्शन यानी कि आपके पास एपी एवरेज प्रोडक्शन इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, यानी कि टीपी कैसे निकलेगा, एपी, और इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे आपके पास टीपी की वैल्यू आ जाएगी. ऐसे ही आपके पास एपी कैसे निकलेगा, एपी आपने टीपी को डिवाइड कर देना है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल से आपने डिवाइड कर देना है. ऐसे ही आपके पास एमपी कैसे निकलेगा. ठीक है, एमपी ऑफ एन. ठीक है, आपके पास आ गया टीपी ऑफ एन, टीपी एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1. आपके पास ये भी फॉर्मूला है. अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, डिटेल मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है. ठीक है, क्लियर. आपके पास एमपी निकालने का और भी फॉर्मूला है, यानी कि आपके पास कितना आया, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन आ रहा है. ठीक है, एमपी कैसे आएगा, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन उसके पास यूनिट ऑफ वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन है जो भी आपके पास, दैट इज एमपी. क्लियर. तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इसको जब पुट करोगे आपके पास देखो, जब आपके पास वेरिएबल यूनिट्स 0 था, एक आपके पास और टीपी इज इक्वल टू
जो टोटल प्रोडक्शन है इज आल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे जब आपके पास यूनिट वेरिएबल फैक्टर जीरो है तो आपके पास टीपी भी जीरो होगी, एपी भी जीरो है, तो एमपी भी जीरो है। क्लियर? अब जब आपके पास वेरिएबल यूनिट फैक्टर 1 है, यानी कि आपके पास 1 है, तो आपके पास टीपी कितनी होगी? ठीक है, टीपी कितनी होगी आपको पता है, टीपी इज समेशन ऑफ एमपी, यानी कि एमपी दे रखा है हमें 4, यानी कि आपके पास ये आ गई टीपी 4 है, यहाँ पे 4 है। एपी कैसे निकलेगी? टीपी को इससे डिवाइड करोगे, आपके पास ये भी 4 आ गई। क्लियर? ऐसे आपके पास सेकंड पे क्या आया? जब सेकंड पे आपके पास टीपी 10 है, एपी कितनी निकली? टीपी को इससे डिवाइड करोगे, एपी ऐसे ही निकल रही है ना जब डिवाइड कर रहे हो, आपके पास I5। तो एमपी कितनी निकली सेकंड यूनिट की? एमपी आया आपके पास, या तो आप इसको इससे माइनस कर दोगे, 10 - 4 6। क्लियर? फिर आपके पास थर्ड यूनिट की आ गई। थर्ड यूनिट की आपके पास एपी दे रखी है, टीपी कैसे निकलती है? एपी ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपके पास यहाँ पे आएगी 18। क्लियर? 18 है, तो एमपी कैसे निकली? आप इसको 18 - 10, यानी कि टीपी ऑफ एन 18 - 10 आपके पास 8 आया। क्लियर? फिर आपके पास 4 आ रही है, एपी कैसे निकली यहाँ पे 6, और ये कैसे निकली आपके 24 और 8 6। क्लियर? ऐसे ही आपके पास अब आ रही है यूनिट्स वेरिएबल दिया रखा है 5, यहाँ पे एपी 5 दे रखी है, टीपी कैसे निकलेगी? एपी और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आ गया 25। ठीक है, और ये कैसे निकली थी आपके पास 1। ऐसे आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर? अब आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना है अपने 3 फेसेस। आपको पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल के 3 फेसेस थे, ठीक है ना? 3 फेसेस आपके पास आ रहे थे, यानी कि आपके पास देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल कैसे ही था ना, सिंपल सी रफ सी डायग्राम बनाऊंगी आपके पास, यानी कि यहाँ पे आपकी सी टीपी आ रही है टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे आपकी सी एपी और एमपी, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, यानी कि लेबर आ रही है आपके पास, ऐसे यहाँ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है। आपको पता है ये आपके पास, ठीक है क्लियर, आपके पास ऐसी शेप आती है इसकी, ये टीपी है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, मैं बताती हूँ। यहाँ पे टीपी आ रही है आपके पास, ठीक है, ये आपकी जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ग्राफ सी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, वहां पे आपकी एमपी मैक्सिमम होती है। जहाँ पे आपकी टीपी हो जा रही है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव एमपी। मैं भी आपको क्लियर करती हूँ। फिर यहाँ से आपकी एक एपी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एपी आ रही है, एपी। क्लियर? एपी। अब आपके पास ये कह रहा है कि कुछ अपनी बातें याद रखनी है कि टीपी टोटल प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाओगे आपके पास टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहती है। यानी कि यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, और यहाँ से जाके जो ये स्टेज है, यहाँ पे भी आपकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, बट विद डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रही है विद डिक्रीजिंग रेट, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोला जाता है? एट दिस पॉइंट टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे वो टीपी स्टार्ट हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे, वहां पे आपकी जो एमपी है वो आपकी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। ठीक है, और जहां पे आपकी ये टीपी जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रही है, तो वहां पे आपकी एमपी 0 है। उसके बाद टीपी जब डिक्रीज हो रही है आपकी, तो एमपी नेगेटिव हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो एपी है, एपी एमपी जब आपस में कट कर रहे हैं, यहाँ पे वो गैप मैक्सिमम है, यहाँ पे आपकी एपी और एमपी आपस में इक्वल है। और इसके बाद ठीक है, और एमपी आपके पास पॉजिटिव, 0, नेगेटिव तीनों होती है, एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास रिलेशन है, सिंपल सा आपने याद रखना है। उसी रिलेशन को हम देखते हैं, तो कहते हैं आइडेंटिफाई 3 फेसेस। आपने आइडेंटिफाई 3 फेसेस करने हैं, यानी कि यहाँ पे आपकी टीपी 20 से 50 हो रही है, 30 इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 50 to 70 इंक्रीज हो रही है, पर 20 का इंक्रीज आ रहा है। यानी कि यहाँ जो ये फेस है, ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, ये वाला सिचुएशन आ रही है। और यहाँ पे आपकी 70 to 80 हो रही है, बढ़ रही है पर कम रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, ये आ रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। यहाँ से यहाँ वाली स्टेज है,
सेकंड स्टेज। फिर ये आपकी आगे आ रही है 80 to 60, ठीक है, आपकी यानी कि 70 to उसके बाद थी, फिर आपकी कम होना स्टार्ट हो गई है, डिक्रीज हो रही है, ये वाला स्टेज आ रही है आपकी थर्ड स्टेज, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर। 3 स्टेजेस हैं और आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अब आपके पास ऐसे आ रहा है रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। क्लियर कट, मैंने आपको चार्ट बना दिया है। कह रहे व्हेन टीपी इंक्रीजेज, जब टीपी इंक्रीजेज होती है, इंक्रीजिंग रेट, एमपी क्या हो रही है, एमपी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एमपी भी आपके पास इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ऐसे व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, जब वो डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है तो एमपी डिक्रीज हो रहा है, एमपी आपके पास क्या होता है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास टीपी मैक्सिमम है, जब आपके पास टीपी मैक्सिमम, एमपी इज 0 है, आपके पास वो 0 है। और जब टीपी इज डिक्रीजेस, जब टीपी डिक्रीज हो रहा है, एमपी इज नेगेटिव, आपके पास वो नेगेटिव है। ये आपको रिलेशन क्लियर कट याद होनी चाहिए, एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे। ऐसे ही आपके पास आ रहा है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। वो क्या कह रहा है, व्हेन एपी इंक्रीजेस होता है, जब आपके पास इंक्रीजेस हो रहा है, एपी इंक्रीजेस हो रहा है, बट एमपी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एमपी ज्यादा ही तेजी से इंक्रीज हो रहा है, एमपी इज ग्रेटर देन एपी। व्हेन एमपी इज एपी इज इक्वल टू, एपी इज मैक्सिमम, एपी इस समय मैक्सिमम है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ठीक है, मैक्सिमम, ओके। फिर आपके पास आ रहा है एमपी लेस देन एपी, यानी कि जब एपी डिक्रीज हो रहा है, एपी जब आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो बट एमपी तेजी से डिक्रीज हो रहा है, एमपी इज लेस देन एपी, ये आपको रिलेशन याद रखने हैं। एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी नेगेटिव हो सकता है बट फिर एपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर? फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। कह रहे जब आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर आ रहा है तो क्या टीपी ऑलवेज डिक्रीजेस, टीपी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है, नहीं, टीपी इज इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट। जब आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, ये वाला सिचुएशन है, तो टीपी इज इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट। क्लियर? आपको मैंने चार्ट और ये अच्छी तरह क्लियर कर दिया, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपके पास आ रहा है एपी कैन नॉट बी नेगेटिव। कह रहे एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज ये भी कभी, टीपी भी कभी नेगेटिव नहीं होगी, डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव नहीं होगी। फिर आपके पास क्वेश्चन है ना, द सेकंड फेज इज एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये कब, किस सिचुएशन में, मैं आपको 3-4 सिचुएशन दे दी होगी वहां पे एमसीक्यू फॉर्म में, ABCD, कहां पे कह रहा है आपके पास सेकंड फेज आ रहा है। सेकंड फेज क्या होता है, मैंने बताया इंक्रीज हो रही है बट डिमिनिशिंग रेट से, इंक्रीज इस पे भी हो रही है, इंक्रीज इस पे भी हो रही है, बट ये वाला जो इंक्रीज है वो डिमिनिशिंग रेट पे जा रहा है, दैट इज सिचुएशन बी। फिर नेक्स्ट, ए रैशनल प्रोड्यूसर ऑलवेज एम्स टू ऑपरेट इन लॉ ऑफ, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट फॉर्म है LVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन सेकंड फेज जो रैशनल प्रोड्यूसर है, जो हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, वो सेकंड फेज में लाइक करना चाहेगा। Which phase of LP has been ruled out on the grounds of technical inefficiency? जब technical inefficiency है तो कौन सा सिचुएशन आएगी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल? तब आपके पास नेगेटिव रिटर्न टू स्केल आती है, इनएफिशिएंट जब है टेक्निकल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स ऑफ, जो ए और एपी और एमपी की शेप है वो क्या होती है, इनवर्स्ड यू शेप, यानी कि इनवर्स्ड यू शेप आ रही है आपके पास, उल्टा यू। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कह रहे जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये वाला है, इन्फ्लेक्शन पे डैश इज मैक्सिमम, जो उसके पास एमपी इज मैक्सिमम होती है। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो एमपी इज मैक्सिमम। नेक्स्ट, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बता रहा है, कह रहे हैं डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में से डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में बताता है, इंक्रीजिंग रिटर्न भी आता है, यानी कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, या फिल्म्स में आपके पास आएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर? फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ। ये क्या है, यानी कि कई सिचुएशन कह रहा है कि ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, बट कुछ इसकी सिचुएशन है यहाँ पे जब एप्लीकेबल नहीं होता। कब? क्योंकि इसकी हमारे पास एजम्पशन थी, जो मतलब आपके पास चेंज इन टेक्नोलॉजी नहीं है,
तो यहाँ उस केस में एप्लीकेबल ये नहीं होगा जब आपको ये यानी कि जो लैंड है जो फिक्स फैक्टर का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ठीक है, बहुत कम रेयर चांस है, बिल्कुल नहीं है, मतलब क्योंकि फिक्स फैक्टर का प्रॉपर सब्स्टिट्यूट मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये आपके पास थे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे। आप अदरवाइज इतने क्वेश्चन कीजिए तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यू कैन, और बाकी जो अवेलेबल प्लेलिस्ट रेडी है उसको भी आप ध्यान से देखिए।